जो पढ़ रहे हैं ना वो ऑडिट एविडेंस पढ़ रहे हैं। ये बेसिक चैप्टर है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस में मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जिनमें आज टॉपिक है रिलेटेड पार्टी। ओके, अब ये रिलेटेड पार्टीज क्या हैं, इनकी पहले आपको पहचान होना जरूरी है। उसके लिए एक बुनियादी बात ज़हन में रख लो। अरे बुनियादी बात ज़हन में रख लो, रिलेटेड पार्टीज में एक लफ्ज़ ज़हन में रख लो, इन्फ्लुएंस का। मिसाल के तौर पर मैं रियल लाइफ में आता हूँ, क्या आपके अब्बू का आपके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस है? क्या आपका आपके अब्बू पे कोई इन्फ्लुएंस है? क्यों नहीं है? आप अपने अब्बू से कोई बात मनवा सकते हो जज्बाती होके कि नहीं? एक इन्फ्लुएंस तो है ना। क्या आपके अब्बू का आपकी अम्मी पे इन्फ्लुएंस है? आपकी अम्मी का आपके अब्बू पे इन्फ्लुएंस है? डेफिनेटली। आप मतलब क्लोजली रिलेटेड जो फैमिली मेंबर्स हैं एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस रखते हैं। इसी तर्ज पे ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे इन्फ्लुएंस रखती हैं। फॉर एग्जांपल होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी पे इन्फ्लुएंस रखती है, ठीक है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट अगर आपने एसोसिएट कंपनी में की हुई है तो आप इन्फ्लुएंस रखते हैं। जॉइंट वेंचर है, इन्फ्लुएंस रखते हैं। इसी तर्ज पर डायरेक्टर्स जो वोटिंग राइट रखते हैं, बीओडी में उनका इन्फ्लुएंस होता है। तो ये तमाम कौन है? रिलेटेड पार्टीज हैं। अब रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप अभी तक मैंने आपसे बात किया। दूसरी बात आती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जब आप इन लोगों के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करना कोई गलत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप अपने वालिद साहब को अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक शुबा आ जाता है कि जी आपने अपने वालिद साहब को जो प्रोडक्ट बेची होगी वो आम सेलिंग प्राइस से कम पर बेची होगी, ठीक है, क्योंकि अब्बा जी का इन्फ्लुएंस था, आपने उस इन्फ्लुएंस में आकर मार्केट प्राइस नहीं ली होगी। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन गलत नहीं है, लेकिन शुबा ये होता है, ऑडिटर को ये शुबा होता है कि जहां पर भी रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व होगी वहां पर ट्रांजैक्शन में कुछ फर्क आ सकता है, आर्म्स लेंथ नहीं होगी। आर्म्स लेंथ का मतलब विदाउट इन्फ्लुएंस नहीं होगी। अब ये बुनियादी बात समझ आ गई। अब रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन हमें समझ आ जानी चाहिए। अ पार्टी दैट इज आइदर अ रिलेटेड पार्टी एज डिफाइंड इन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब मैं बारहा आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बातचीत कर चुका हुआ हूं। आप मुझे बताएं क्या होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? आपको अरीब चाहिए तो मैं आपको भेज देता हूँ। नहीं, मैं आपको भेज देता हूँ ताकि आपकी एक आदत में। अब हम एफआरएफ में मेन इसको कहते हैं आईएएस या आईएफआरएस। रिलेटेड पार्टी का आईएस कौन सा जी? आईएस 24 रिलेटेड पार्टी यहाँ पे डिफाइन हुई है, ठीक है। तो रिलेटेड पार्टी एज डिफाइंड इन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमारा आईएएस है और दूसरा कंपनीज एक्ट है। ये हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। Where applicable, financial reporting framework establishes minimal or no related party requirements.
कहता है कि कम अज कम क्या रिलेटेड पार्टी अगर इन्वॉल्व हो तो क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। इधर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। A person or other entity that has control or significant influence directly or indirectly through one or more intermediaries over reporting entity। क्या कहना चाह रहा है, कहता है रिलेटेड पार्टी कौन सी होगी, जो कंट्रोल रख रही है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रख रही है। अब कंट्रोल, आप चूंकि कंसोलिडेशन पढ़ रहे हैं, ग्रुप अकाउंट पढ़ रहे हैं, कंट्रोल जो रखती है वो कौन सी कंपनी होती है, पेरेंट सब्सिडियरी रिलेशनशिप। जिसका कंट्रोल होता है वो कंपनी आपकी सब्सिडियरी होती है, और जिसपे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है वो आपकी एसोसिएट कंपनी होती है। ठीक है, तो वो आपकी रिलेटेड पार्टियां। अगेन कॉन्सेप्ट क्या है वो पहले मैं आपको बता चुका कि अब्बा जी अगर बच्चे को चीज बेच रहे हैं तो हो सकता है सस्ती बेचें या महंगी बेचें, तो एक रिलेटेड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से वो मेजरमेंट गलत हो गई ना। इसलिए ऑडिटर ने उसके डिस्क्लोजर्स देखने होते हैं एफआरएफ के मुताबिक। देखो बेटे, हम ऑडिटिंग क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं ना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो दुरुस्त बनी हुई हैं। किन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहेंगे कि दुरुस्त बनी है, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हमने दुरुस्त अप्लाई किए होंगे, उसके ऊपर IFRS ठीक अप्लाई किए होंगे, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स ठीक अप्लाई की होंगी, तभी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है ना। अदरवाइज तो ठीक होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो दूसरा, अनदर एंटिटी ओवर विच रिपोर्टिंग एंटिटी हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएरीज होम वी कंट्रोल। तो आइदर हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं और या फिर हम उसके जरिए से कंट्रोल हो रहे हैं। ठीक है, या हम कंट्रोल कर रहे हैं, एक केस में हम कौन है, एक्वायरर, और इन्वेस्टर। और दूसरी केस में हम कौन है, एक्वायरी। ठीक है, तो अनदर एंटिटी दैट इज अंडर कॉमन कंट्रोल। कॉमन कंट्रोल का मतलब है जॉइंट वेंचर। ठीक है, विद रिपोर्टिंग एंटिटी थ्रू हैविंग कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप, ओनर्स हु आर क्लोज फैमिली मेंबर और कॉमन की मैनेजमेंट पर्सोनल। अब यहां पर वो क्या कहना चाह रहा है, यहां पर ये बात करना ये चाह रहा है कि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, लाइक डायरेक्टर की बीवी, डायरेक्टर का बेटा, आपकी कंपनी अगर डायरेक्टर की बीवी को गाड़ी बेच रही है, कंपनी की पुरानी गाड़ी डायरेक्टर की बीवी को बेची जा रही है, तो लाजिमन आप कोई ना कोई हैंकी पैंकी कर रहे होंगे, क्योंकि डायरेक्टर का इन्फ्लुएंस है कि जी बस बेच दो यार, क्या है, इतना करोड़ों रुपए का कमा रहे हैं, कोई 2-4 लाख का लॉस भी हो जाएगा बिजनेस को, तो क्या है। तो इसका मतलब ट्रू एंड फेयर तो नहीं है ना, इन्फ्लुएंस आ गया ना। और की मैनेजमेंट पर्सोनल में कौन लोग आते हैं, लाइक CFO, CEO, ठीक है, मेंशन कर दिया जरूरी है, लेकिन हमने फेयर वैल्यू पर नहीं उसे किया, वहीं पर तो आके फिर प्रॉब्लम आ जाएगी कि जी गलत काम हुआ है, बिजनेस को तो जानबूझ के लॉस उसने करवाया ना। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पेरेंट कंपनी और जो है हमारी एक्वायरी, ठीक है, तो एक ग्रुप के अंदर बात हो रही है। जब हम मैसेज के वजह से मेंटल प्रोसेस है, लीगल हाउस है और रफान है तो अलग एंटिटी, लीगल हाउस एजुकेशन बता रहा है बिल्कुल डिफरेंट है, जो रफान है बिल्कुल डिफरेंट बता रहा है, वो कौन पे
फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा है, लेकिन पीछे जब बैंक पे जाए तो सूरी सिस्टम तो एक ही है जो ओन कर रही है, तो अगर इन दोनों के नाम पर ट्रांजैक्शन होती है उसमें भी सेम ही क्यों करता है? लेकिन उसमें डायरेक्टर कॉमन है, इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस तो आ गया ना। ये बड़ी डिटेल से आईएएस के अंदर ये चीज डिस्कस हुई हुई है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, बड़ी डिटेल से डिस्कस हुई। सो हाउएवर एंटिटीज दैट आर अंडर कॉमन कंट्रोल बाय अ स्टेट, दैट इज नेशनल, regional or local government, are not considered related unless they engage in significant transaction or share resources to a significant extent with one another. अगर दोनों को स्टेट कॉमनली ओन कर रही है तो कह रहा है कि वो सिर्फ स्टेट की ओनरशिप होने की वजह से रिलेटेड नहीं होंगे जब तक कि उनके पास ट्रांजैक्शंस ना एंटर हो। तो नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, मैंने रिलेशनशिप की भी बात की है और ट्रांजैक्शन की भी बात की। अब मैं इससे पहले एक और बड़ी दिलचस्प बात करने जा रहा हूं। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप तो है लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप है, आप पेरेंट हैं, मैं सब्सिडरी हूं। आपने ना मुझे कोई कर्ज दिया, ना आपने मुझसे कोई कर्ज लिया, ना आपने मुझे कोई माल बेचा, ना आपने मुझसे कोई माल खरीदा है, लेकिन अब पेरेंट होने के नाते मुझे मना करते हैं कि फलानी कंपनी से आपने माल नहीं खरीदना। तो आपके इन्फ्लुएंस में आकर मैं फलानी कंपनी से माल नहीं खरीद रहा ना, ठीक है। लिहाजा रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप का डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है, ऑडिटर को जानना बहुत जरूरी है कि किस किस के साथ एक रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है इस एंटिटी का, और उसके ऊपर फिर वो विजिलेंट होगा कि इस रिलेशनशिप की वजह से क्यों एक ही वेंडर के साथ जो है वो माल खरीदा जा रहा है। पेरेंट कंपनी के कॉमन डायरेक्टर है रेफान में, जैसे आप कह रहे थे, उस पेरेंट कंपनी ने एक और कॉलेज को खरीद लिया। अब वो कहता है जिस कॉलेज को खरीदा है कि आपने जितना भी अपनी कैंटीन का सामान वगैरह खरीदना है वो रेफान से खरीदना है। तो ये इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है ना, आप सारी बाइंग उधर से कर रहे, किसी और से नहीं कर रहे आप। लिहाजा ये रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप की वजह से एक इन्फ्लुएंस आ रहा है जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन के अंदर बायसनेस आ रही है, रिलायबल नहीं होगी, क्योंकि रिलायबिलिटी हमने क्या कहा था, न्यूट्रल होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब न्यूट्रल अगर नहीं है तो इसका मतलब है बायसनेस है, किसी एक ग्रुप को बेनिफिट दिया जा रहा है। ये तो हम अफेयर से बात कर रहे हैं, हमारे अफेयर में हमने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, पेरेंट अपने एसोसिएट कंपनी को कह रहा है, ठीक है। तो पेट्रोल की कंपनी है, उसने अपने प्राइस को कहा है कि हम आपको 10% डिस्काउंट पे खुद ही देंगे जब पेट्रोल में होंगे। तो इसमें क्या होगा कि 10% तो ले वो पॉलिसी है, पॉलिसी है, वो तो पॉलिसी पे दे रहे हैं आप, उसकी तो लॉस तो हो रहा है नहीं, वो अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहा है, एम्प्लॉय बेनिफिट की एक स्कीम है। तो अगर ओवर द टॉप दिया हो, लाइक 200 लीटर आपने एक महीने का फ्री है, देखो वो तो एक पॉलिसी है ना, वो तो एम्प्लॉय बेनिफिट है। लेकिन यहीं पर अगर वो आपका की मैनेजमेंट पर्सोनल है, की मैनेजमेंट पर्सोनल को आप जो भी बेनिफिट देंगे उसको डिस्क्लोज करना होगा, क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी है। हर एम्प्लॉय आपका रिलेटेड पार्टी नहीं है। की मैनेजमेंट पर्सोनल जो है वो रिलेटेड पार्टी है, क्योंकि वो आपके डिसीजंस पे इम्पैक्ट रखता है। तो आप ये देखेंगे उसको की ज्यादा तो नहीं आप दे रहे, हो सकता है उसने, क्योंकि वो खुद ही डिसीजन मेकर है, खुद ही करने वाला, उसने अपने आप को बेनिफिट देने के लिए कह दिया कि जो मुझे ज्यादा पर्क्स मिलने चाहिए। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप वो है जो इन्फ्लुएंस रखता है, ये इन्फ्लुएंस में आता है।
ठीक है। तो कहता है मैनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बहुत सी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ही होती हैं, यानी कि ये जरूरी नहीं है, जैसे मैं पहले कह चुका कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन लाजमन फ्रॉडुलेंट होगी, लाजमन उसमें कोई एरर होगा, लाजमन बायसनेस होगी, नहीं, जरूरी नहीं है। आप बिल्कुल मार्केट रेट पर आप कर सकते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। बाप बेटे को मार्केट रेट पे बेच सकता है कि नहीं बेच सकता? तो वो कह रहा है कि मैनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। In such circumstances, they may carry no higher risk of material misstatement. अब अगर आप कहेंगे सर एब्रीविएशंस, तो भाई इसी एब्रीविएशन की वजह से ये बात आपको याद हो गई है। ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है इस बुक की कि की वर्ड्स को एब्रीविएशन के जरिए से रजिस्टर करवाया जाए। Of financial statements than similar transactions with unrelated parties. इसकी वैल्यू में हम फ्रेंचाइजी ला सकते हैं क्या? फ्रेंचाइजी जो है डॉलर वाली है, क्या हम उसकी पकड़ जी आ सकते बिल्कुल आ सकते। So however, nature of related party relationship and transactions may in some circumstances give rise to higher risk of material misstatement or financial statement than transactions with unrelated parties. कहता है चूंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, इसलिए उसको बड़ा खास तवज्जो के साथ आपने वेरीफाई करना, उसका एविडेंस आपने लेना है। ठीक है। एग्जाम्पल, रिलेटेड पार्टीज मे ऑपरेट थ्रू एन एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रक्चर with corresponding increase in complexity of related party transactions. Information system may be ineffective at identifying and summarizing transaction balance. Related party transactions may not be conducted under normal market terms and conditions. For example, some related party transactions may be conducted with no exchange of consideration. आपने माल ले लिया, दे लिया, आपने कहा ठीक है जी, खैर है, कोई गल नहीं, पैसे रहने दो। तो ये एग्जांपल्स हैं आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की। इसकी एग्जांपल्स हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की एग्जांपल। अच्छा जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर की क्या होंगी? देयर आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस। आप इसको उसने एब्रीविएट क्या किया? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस। अब देखो, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप हो गया, ट्रांजैक्शन सेल परचेज की होगी, बैलेंसेस रिसीवेबल पेएबल हो गया। आपने किसी रिलेटेड पार्टी से ईयर एंड पर 5 करोड़ रुपया लेना है, छुपा दो, ठीक है, हो गया ना? तो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए ना। सपोजली लेना था आपने हकीकत में 5 करोड़, आपने उसका 1 करोड़ पे बैलेंस फाइनल किया हुआ है, इनवाइस ही नहीं भेजी हुई आपने। अब उससे क्या होगा? आपके रिसीवेबल्स कम, बैलेंस शीट में आपने सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं की। अगर आप रिलेटेड पार्टी बैलेंस डिस्क्लोज करेंगे तो ऑडिटर विजिलेंट होगा कि भाई इस बैलेंस को वेरीफाई करो, क्या वाकई इतने रिसीवेबल हैं, इससे कम या ज्यादा है। तो आपने रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप भी डिस्क्लोज करना होता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी डिस्क्लोज करना होती है, और रिलेटेड पार्टी बैलेंस भी डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है।
Auditor's responsibility: perform audit procedures to identify, assess and respond to, ये क्या जी, ROM है, हाँ याद हो गया ना, risk of arising from entities' failure to account for related party relationship, related party transaction and related party balances. ठीक है. Auditor needs to obtain understanding of entities' related party transactions to conclude whether the financial statements achieve a true and fair presentation or not. ये जनाब रिलेटेड पार्टी से मुतल्लक ऑडिटर की इंतहाई इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आगे भी आ रही है कि वो प्रेजेंट होगी और नॉट मिसलीडिंग फॉर कंप्लायंस फ्रेमवर्क. ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ वेदर फ्रॉड risk factor are present as required by audit standard 240. This is because fraud may be more easily committed through related parties. इस बात को मानते हो या नहीं मानते? 5 करोड़ की चीज आपने 1 करोड़ में सेल कर दी, इनवाइस रेज कर दी और इनवाइस रिकॉर्ड भी हो गई, एविडेंस भी है, ठीक है, लेकिन फ्रॉड है. ठीक है. SA24 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 240. हाँ जी, वो आप जो कह रहे हैं रिलेटेड पार्टी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IS24. अच्छा, एक सवाल है कि आपने कहा कि आए 5 करोड़ आया, 1 करोड़ छुपा दिया, नहीं ये नहीं मैंने कहा कि आया और छुपा दिया, ये नहीं मैंने कहा. नहीं, सुनो, दोबारा सुनो. 1 करोड़ की इन्वेंट्री थी, आपने इन्वेंट्री आउट की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट की, और सेल्स भी आपने रिलेटेड पार्टी डेबिट सेल्स क्रेडिट 1 करोड़ से कर दे. अब बिजनेस को 4 करोड़ का नुकसान हुआ. 4 करोड़ ना रिसीवेबल में नजर आ रहा है ना इनकम में नजर आ रहा है. इसलिए रिलेटेड पार्टी में ये काम होता. आप किसी और कस्टमर को नहीं इस तरीके से कर सकते. आप रिलेटेड पार्टी को बेनिफिट देने के लिए आप ये काम कर सकते हैं, किसी और कस्टमर को थोड़ी आप इस तरह से करेंगे. मेरे यहाँ पे ये होता है नॉर्मल से कि जिसमें हमारे बैडर होते हैं, हमारे बैडर वो रहते हैं, हम वो डाउटफुल डेबिट आते हैं, ये नहीं आ रहे, ये शायद ये नहीं आते, बैडर आते हैं कि पता ही नहीं आ रहे, तो मेरे लोग वापस भी आ जाते हैं. तो हम फिर जाकर नेगोशिएशन हो गए, फर्म बनाते हैं, तो वो आ गए हैं शुरू की, वो कैसे बच जाएगा? आ गए तो कैश में आए हैं, कैश नहीं, वो तो यही तो चीजें ऑडिट आपने करनी है ना, कि कैश रिसीव हुआ है और डेटर्स आपके जो हैं वो रिकवर हुए हैं. आप डेटर्स से कम्युनिकेशन करके बैलेंस कंफर्म करते हो ना. एक तो कि बैड डेट्स की अकाउंटिंग एंट्री जब होती है तो वो ऐसे ही नहीं हो जाती, उसके पीछे सॉलिड रीजन होती है. कोई बैंकरप्सी वगैरह का ऑर्डर होता है कोर्ट की तरफ से कि जी बंदा बैंकरप्ट हो गया, अब जाके आप बैड डेट करते हैं. ऐसे नहीं, आप बैड डेट्स डेबिट डेट्स क्रेडिट अकाउंटिंग एंट्री पास कर लेते हैं. एंट्री आसान है लेकिन ये इंतहाई मुश्किल सिनेरियो में पास होती है. अब जब कोई डेटर पैसे देगा तो ओनर को उसके घर के लिए पैसे नहीं देगा, बल्कि वो बिजनेस से रिसीट मांगेगा कि जी मैंने पैसे दिए, मुझे रिसीट दें. या बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवा के वो कहेगा कि जी मैंने अकाउंट में जमा करा दिए, ये पे स्लिप मैंने आपको दिखा दी है, एक्नॉलेजमेंट भेजें मुझे. कोई बिजनेस ऐसा नहीं करेगा. ठीक है, आगे चले. डाउटफुल होते हैं ना, क्योंकि आप जब भी माल जिसको बेचते हैं, अब IFRS 9 कहता है जैसे ही आपने डेटर रिकॉग्नाइज किया आपको फौरन शक हो जाना चाहिए कि पैसे नहीं मिलेंगे. उसको कहते हैं ECL, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस. ठीक है, तो उस एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को अकाउंट फॉर किया जाता है डाउटफुल डेट की सूरत में. खैर, अच्छा,
कहते owing to inherent limitation of audit, there is unavoidable risk that some material misstatement of financial statement may not be detected, even though audit is properly planned and performed as per the standards. कहता बहरहाल मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना सी, लेकिन एक इनहेरेंट लिमिटेशन है कि माइट भी कुछ चीज़ें जो हैं आपकी, और उसके पीछे मेन वजह क्या होती है, रिलेटेड पार्टीज होती है. तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलेटेड पार्टीज पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन एंड ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट आर ग्रेटर फॉर सच रीजंस एज फॉलोज. कहता अगर आपकी रिलेटेड पार्टीज हैं तो ऑडिटर की नज़र उसके ऊपर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस, क्योंकि पोटेंशियल इफेक्ट का मतलब क्या है, असरअंदाज होने का फ्यूचर में क्या चांस है. पोटेंशियल इफेक्ट एज ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल आर ग्रेटर फॉर सच रीजंस एज फॉलोज. मैनेजमेंट मे बी अनअवेयर ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ ऑल रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स. हो सकता है मैनेजमेंट को पता ही ना हो कि अच्छा ये भी रिलेटेड पार्टी. फॉर एग्जांपल ऑडिटर को तो पता है कि सीएफओ रिलेटेड पार्टी है, वो कई डिसीजंस ले रहा होता है, सीईओ रिलेटेड पार्टी है, या डायरेक्टर्स जिस कंपनी में कॉमन है वो उधर भी रिलेशनशिप है उनका. हो सकता है पूरी मैनेजमेंट को ना पता हो, कोई एक डायरेक्टर इस तरह की गेम खेल रहा हो, बाकियों को ना पता हो कि ये वाकई रिलेटेड पार्टी है हमारी. तो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स में प्रेजेंट ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉल्यूजन, मिली भगत, कंसीलमेंट, छुपाना और मैनिपुलेशन और बात का गड़बड़ करना बाय द मैनेजमेंट. ठीक है, कोल्यूड करना, कंसील करना, मैनिपुलेट करना. कोल्यूजन का मतलब क्या होता है, मिली भगत, मिलकर प्लान करना पर फ्रॉड. मिसाल के तौर पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के 3 बंदे मिल जाते हैं, ये फ्रॉड करना है, आपस में इक्वल कर लेंगे, और वो तीनों बंदे मिलकर जो कैश रिसीव करता है उसको भी मिला लेते हैं, जो रसीद इश्यू करता है उसको भी मिला लेते हैं, जो कैश बुक में लिखता है उसको भी मिला लेते हैं, जो बैंक में पैसे जमा कराता है उसको भी मिला लेते हैं, जो बैंक रिकंसिलिएशन बनाता है उसको भी बना लेते हैं कि मैनेजमेंट को पता ना चले. तो इसे कहते हैं कोल्यूजन. ठीक है, कैश एम्बेजलमेंट के लिए उन्होंने कोल्यूट कर लिया. अच्छा जी, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. आपने जब ऑडिट प्लान करना है और परफॉर्म करना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के तहत बनाना है अपने ऑडिट. ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है, इसको एब्रिविएशन में पीएस भी लिखेगा वो. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है जी? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहते हैं प्रोफेशनली किसी चीज के ऊपर शक करना. स्केप्टिसिज्म शक को कहते हैं. प्रोफेशनल जिसमें आप प्रोफेशनली देख रहे हो कि जी ये फ्रॉड हो सकता है. जहां पर भी रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व होगी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपका आ जाएगा कि इलाज में फ्रॉड हो सकता है, इसलिए विजिलेंट हो जाओ. तो इसमें हमें क्या देखना होता है, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है जी, आइडेंटिफाई, असेस एंड रिस्पॉन्ड करो. बेटे ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिक्वायर करता है ना ऑडिटिंग. मैंने आपको बताया हुआ है जहां पर हमारा ISA होगा ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ISA, वो भी तुम्हारा. अच्छा, कहता है हाउ कैन, अब ये क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, हाउ कैन एन ऑडिटर वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन. अब देखो कितना जबरदस्त ये क्वेश्चन है जिसका कि आंसर बनाकर आपके सामने पेश कर दिया कि ऑडिटर किस तरीके से रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस को ऑडिट करता है, वेरीफाई करता है. ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिटर शुड मेंटेन alertness for the related party information while reviewing records and documents
कहता आंखें खुली रखे, उसकी आंखें खुली होनी चाहिए, उसको अलर्ट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कौन साइन कर रहा है, मिसाल के तौर पे ये एक मैंने बात आपको बताई जो अलर्ट होने के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही वेंडर से माल खरीदा जा रहा है, एक ही कस्टमर को माल बेचा जा रहा है, या उसको माल बेचने की बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, या उससे माल खरीदने की बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, या कोई एक एम्प्लॉय है उसको खामखा की जो है पर्क्स दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं भाई? कौन है? पता चला डायरेक्टर की बेगम है, ठीक है, या डायरेक्टर का बेटा है, उसको गाड़ी भी चेंज कर दो, उसको घर भी ले दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। तो इसलिए ऑडिटर को आंखें खुली रखनी है। He may inspect following records or documents। बेटे वही तो रिलेटेड पार्टी बन गई ना। उधर रिलेटेड पार्टी है कि चिल्ड्रन है, फैमिली उसकी आ गई है, तो जो तरह स्कैनर्स होते हैं सेंट्री उसको अलग अलग दिए जा रहे हैं या किसी को दिए, वो भी देखो तो जो भी है वो फिर उसका इन्फ्लुएंस डायरेक्टर का आ गया ना, तो देखा जाएगा कि डायरेक्टर की वजह से क्यों किसी को बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, किसके कहने पर मिल रहा है, इन्फ्लुएंस तो डायरेक्टर का। He may inspect following records or documents that may provide information about related party relations and relationships and relations. For example, income tax return देखें, internal auditors report देखें, shareholders register देखें, इन सारी से आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की या रिलेशनशिप। ठीक बात। Identification of previously unidentified, undisclosed related party or significant related party transaction। पिछली मरतबा हो सकता है कुछ आपकी related parties undisclosed रह गई हों, उसके बारे में उसको आइडेंटिफाई करना। प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट, अगर आइडेंटिफाई होती हैं तो फौरी तौर पे कम्युनिकेट टू अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम, अपने सीनियर्स को बताएं आप फौरी तौर पे। वेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एस्टैब्लिशेस रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई ऑल ट्रांजैक्शंस। आप एक लेटर लिखें मैनेजमेंट को कि जनाब जो जो आपकी रिलेटेड पार्टीज हैं हमें बताएं, ठीक है। और इंक्वायर एज टू व्हाई एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल फेल्ड टू आइडेंटिफाई और डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आईसी का मतलब क्या है? इंटरनल कंट्रोल। कहता है क्यों इंटरनल कंट्रोल फेल हो गया है रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करने में। परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, अभी हमने प्रोसीजर्स पढ़ने। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होता है जिसमें आप वेरिफिकेशंस कर रहे हैं, वाउचिंग कर रहे हैं, बैलेंसेस चेक कर रहे हैं, टोटल्स चेक कर रहे हैं, एनालिटिकल कर रहे हैं, हाँ जी, पूरी ट्रांजैक्शन के सबूत देख रहे हैं। रिलेटिंग टू न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन, उन ट्रांजैक्शंस के पूरे सबूत देखें कि जी उन्हें दुरुस्त अकाउंट फॉर किया हुआ है। इफ नॉन डिस्क्लोजर अपीयर्स इंटेंशनल, इवेल्युएट इम्पैक्ट ऑफ द ऑडिट। अब अगर आपको पता चला कि इंटेंशनली उसने डिस्क्लोज नहीं किया रिलेटेड पार्टी को, फॉर एग्जांपल एक रिलेटेड पार्टी है जो कि सप्लायर, मेरे डायरेक्टर का इन्फ्लुएंस है, डायरेक्टर की अपनी कंपनी है और उसी से रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है और आपने शो ही नहीं किया कि हमारी रिलेटेड पार्टी है। अब आपको पता चल गया ऑडिटर को, तो वो कह रहा है कि उसका इम्पैक्ट देखने क्या आया होगा ऑडिट रिपोर्ट पे, क्योंकि नॉन डिस्क्लोजर है ना। देखें डॉक्यूमेंट के जरिए से ट्रेस हो जाएगा। अब वो जो ऑडिटर है वो देख रहा होगा एक ही इनवाइस आई जा रही है, परचेज कर रहे हैं, एक ही तरफ से इनवाइस आई जा रही है, एक ही तरफ से इनवाइस। अब अगर तो डम किस्म का ऑडिटर होगा, वो कहेगा जी हाँ जी इनवाइस देख रही है मैंने जनाब,
जो स्मार्ट ऑडिटर होगा कहते हैं कि एक ही बंदे से इनवाइस क्यों आ रही है, क्या ये रॉ मटेरियल इतने स्पेशलाइज्ड है कि जी एक ही वेंडर है, इसको आप मार्केट में क्यों नहीं देख रहे कि और वेंडर्स हैं, रेट डिफरेंट भी तो हो सकते हैं। कुछ भी है, आप उसका सबूत तो लें कि जी मार्केट वाकई ज्यादा है, कम मिल रहा है, या एक ही से अगर ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, रीजन तो आप मालूम करें। फिर आप देखेंगे रिलेटेड पार्टी है, मैं कहता हूँ रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन गुनाह नहीं है। अगर आपको मार्केट से सस्ता मिल रहा है रिलेटेड पार्टी से और आपको फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा, तो ठीक है। आपने रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप डिस्क्लोज करना है और ट्रांजैक्शंस को और बैलेंसेस को वेरीफाई करना है। अगर आपको पता चल जाता है कि इसके साथ ट्रांजैक्शन से कंपनी को फायदा हो रहा है तो ठीक है, चलने दें, लेकिन वो फायदा अल्टीमेट नुकसान का बायस ना बने और किसी इन्फ्लुएंस की वजह से ना हो रहा हो। नहीं, आप अपने कंपनी के ऑडिटर हैं। देखो मेरी बात सुनो, बात ये हो रही है कि आपने एक नेगोशिएशन करके मार्केट नॉर्म्स के मुताबिक डिस्काउंट लिया हुआ है, किसी इन्फ्लुएंस के मुताबिक नहीं लिया हुआ। तो वो दूसरी कंपनी का ऑडिटर भी जो है वो यही देखेगा कि मार्केट नॉर्म्स के मुताबिक उसने डिस्काउंट दिया हुआ है, वो अलग होगा, आप अलग हैं। ठीक, तो प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन कहता है करें टू द टीम, ये ऊपर वाली बात का समरी है। मैनेजमेंट प्रॉम्प्ट का मतलब फौरी तौर पर, एट वंस। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एट वंस, क्विकली। कम्युनिकेशन देखो बेटे, जो येलो में इस तरह से लिखा हुआ है ना, वो ये ऊपर बातें हैं जिनके बारे में कह रहा है। तो येलो जस्ट आपको एक किस्म का रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे स्ट्रीक दी। तो एग्जांपल्स ऑफ अरेंजमेंट्स दैट इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन, कहता है क्या एग्जांपल्स हैं जिसके जरिए से हम इंडिकेट कर सकते हैं पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस दैट मैनेजमेंट हैज नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड और डिस्क्लोज्ड टू ऑडिटर्स, इंक्लूड participation in unincorporated partnership with other parties, agreement of provision of services to certain parties under terms and conditions, TNCs, terms and conditions. कह रहा है कि एग्जांपल्स वो आपको बता रहा है ऑफ अरेंजमेंट्स दैट इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी। आपकी रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी, प्रीवियसली ट्रेस नहीं हुई थी, अब आके पकड़ी गई है। तो आप टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे, एंटिटी के साथ कोई आउटस्टैंडिंग एंटिटीज, एक मिनट अभी मुझे ज़हन में आता है, बताता हूँ आपको। कहना चाह रहा है एग्रीमेंट, आपने कोई ट्रांजैक्शन सर्टेन पार्टीज के साथ आपकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो कि आपको वो ट्रांजैक्शंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस मालूम हुई है लेटर ऑन। टर्म्स एंड कंडीशंस एनसीओबी भी देर में आता आपको बताता हूँ। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल, यह है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आउटसाइड एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, एंटिटी के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस, आपने कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई हुई थी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, वहां से वो पकड़ा गया। ठीक है, या गारंटीज एंड गारंटर रिलेशनशिप,
आपको जो है ये बताते हैं कि जी आपकी रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी जो पिछली मरतबा नहीं पकड़ी गई थी। सही? एक मिनट दीजिए। अच्छा जी, अब कहते हैं व्हाट इफ आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टीज आउटसाइड एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये वही नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आ गया। उसके अलावा आपकी अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है वो सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी आपकी आइडेंटिफाई होती हैं तो इंस्पेक्ट अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट। अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिस एग्रीमेंट के तहत आप उसको देख रहे हैं और फिर उसकी इवैल्यूएशन करें। कहता है आप कॉन्ट्रैक्ट देखें जिस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन से मुतल्लिक बातचीत हो रही है। बिजनेस रैशनल, आप देखें क्या बिजनेस रैशनल, बिजनेस में इसका कोई अकल दानिशमंदी बनती है या रैशनल नहीं है या रैशनल है। रैशनल का मतलब क्या होता है? लॉजिक का होना, मंतक का होना। सजेस्ट ट्रांजैक्शन एंटर टू एंगेज इन फ्रॉडुलेंट, जो रैशनल है उसका होना या ना होना निशानदेही कर रहा है कि कोई फ्रॉड है इस ट्रांजैक्शन के अंदर। टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर कंसिस्टेंट विद मैनेजमेंट्स एक्सप्लेनेशन, अगर वो टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन के मुताबिक हैं तो आपको उससे पता चलेगा कि जी ये कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। ट्रांजैक्शन अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड आर एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसकी ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर्स IFRS वगैरह के मुताबिक है। तो ये कैसे आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं? अंडरलाइंग आप इन चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं। फिर ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस दैट ट्रांजैक्शन प्रॉपर ऑथराइज और अप्रूव हुई है। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आउटसाइड एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो एग्जाम्पल्स उसकी क्या है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से मावरा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से मावरा जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन। इक्विटी ट्रांजैक्शन का मतलब आपने शेयर होल्डर से पैसे लेने थे, पैसे लेने के बजाय आपने लैंड ले ली, इक्विटी शेयर इशू कर दिए और वो लैंड जो है वो आपको लग रहा है कि किसी ऐसे इलाके में जिसकी वैल्यू बहुत कम है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। सच एज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और एक्विजिशन, आपने कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की है। मिसाल के तौर पे एक शेयर होल्डर ने दूसरे शेयर होल्डर को अपने शेयर्स बेच दिए, वहाँ पे आपको बड़ा तरीके से उसकी जो है वो वेरिफिकेशन करनी है, या आपने कोई नई एंटिटी को एक्वायर किया है या पुरानी एंटिटी बेची है। ठीक है। लीजिंग ऑफ प्रेमिसेस और रेंडरिंग ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज बाय एंटिटी टू अनदर पार्टी इफ नो कंसिडरेशन इज एक्सचेंज्ड, आपने बगैर किसी कंसिडरेशन के या कोई एसेट खरीदा है या लीज पे लिया, डेफिनेटली उसके अंदर कोई रोला हो सकता है। सेल्स ट्रांजैक्शन विद अनयूजुअली लार्ज डिस्काउंट्स और रिटर्न्स, कहता सेल्स ट्रांजैक्शन है लेकिन उसके बहुत ज़्यादा डिस्काउंट आपने अलाउ किए हुए हैं, या सेल्स रिटर्न्स बहुत ज़्यादा, सेल्स कर देते हैं रिटर्न आ जाती हैं। ट्रांजैक्शन विद अच्छा, सेल्स कर देते हैं रिटर्न आ जाती का क्या मतलब? आपने साल के एंड पर सेल्स रिकॉर्ड की हुई है, अगले साल के शुरू में रिटर्न्स हो रही हैं, का मतलब क्या है कि आप पिछले साल अपनी इनकम बढ़ा के शो करना चाहते थे ताकि प्रॉफिट्स नजर आए, और आपने रिलेटेड पार्टी को कहा कि महीने बाद वापस कर देना माल, तो आपकी पिछले साल की सेल्स तो बहुत अच्छी शो हो गई ना, तो फ्रॉड है। ट्रांजैक्शन विद सर्कुलर अरेंजमेंट, फॉर एग्जांपल सेल्स विद अ कमिटमेंट टू रीपरचेज। सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब आपने सेल की चीज मुझे, लेकिन आपने कहा कि मैं बाद में परचेज कर लूंगा आपसे,
सिर्फ ये शो करने के लिए आपकी सेल है और कैश मिल गया, बाद में परचेज कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको सेल की चीज़ आपसे 100 मिलियन ले लिया और आपको कहा कि जी मैं 6 महीने के बाद यही आपसे वापस खरीद दूंगा 105 मिलियन पे, तो वो सेल्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मैंने दरअसल वो एसेट देकर 100 मिलियन का कर्जा लिया आपसे और उस कर्जे के अगेंस्ट 105 मिलियन आपको वापस करना, तो एसेट आपको सिक्योरिटी के तौर पर रखवाया मैंने, शो मैंने सेल के तौर पे कर दिया। बहुत बड़ा फ्रॉड है। ट्रांजैक्शंस विद ऑफशोर एंटिटीज इन जुरिस्डिक्शन विद वीक कॉर्पोरेट लॉ, कहता आपने ऐसी ऑफशोर कंपनीज बनाई हुई हैं जहां पे कॉर्पोरेट लॉ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है और उन ऑफशोर कंपनी के जरिए से आप फॉरेन ट्रांजैक्शंस के बेनिफिट हासिल करते हैं। कितने स्कैंडल्स आपके ऑफशोर कंपनीज के इस तरह आते हैं, ठीक है, जहाँ पे टैक्सेशन का बेनिफिट आप ले रहे हैं या इस तरह के बेनिफिट्स, मनी लॉन्ड्रिंग का बेनिफिट ले रहे होते हैं। ट्रांजैक्शंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स हुज टर्म्स आर चेंज्ड बिफोर एक्सपायरी, ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे एक्सपायर होने लगा था उसकी आपने टर्म्स चेंज कर दी और ट्रांजैक्शन को आगे आपने लिंगर ऑन कर दिया। तो कहता है ये सारी एग्जांपल्स आपकी जो हैं वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन की एग्जांपल्स हैं जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के तहत नहीं हो रही होती। ठीक है बेटे जी, ओके अब मुझे बताएं, इतना बैकलॉग इकट्ठा हो गया है, पढ़ाई का कोई इरादा है?